कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे एचएसएससी में पूछे गए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। अभी आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर, एसआई फीमेल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, परम 8000 भी नाम आ सकता है। ठीक है, किसने बनाया है ये भी पूछा जा सकता है, सीडेक। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये क्रे क्या है? ठीक है, क्रे भी एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो यूएसए ने बनाया है 1976 में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। परम कब आया था? 1991 में। ठीक है, इसके बारे में एक तो ये बात है, और साथ के साथ आप ये भी याद रखना कि ये इंस्टॉल किया गया था रशिया में, यानी इसका उपयोग किसने किया था? रूस देश ने उपयोग किया था परम का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। सीडेक कौन है जिसने परम बनाया? कब बनाया? 1991 में, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और क्रे क्या है? ये तो 3 दिया हुआ है, 3 नहीं, वैसे ये क्रे सीरीज थी, क्रे 1 2 3। ठीक है, लेकिन पहला वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को माना जाता है। ठीक है, और ये कब आया था? 1976 में। ठीक है, और क्रे कंपनी ने ही इसे बनाया था। तो ये तो था सुपर कंप्यूटर। अगर पूछ ले आपसे फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, तो दुनिया का, वर्ल्ड का माना जाता है एनिएक को। ठीक है, वर्ल्ड का माना जाता है एनिएक को, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी चला हुआ है कि सिद्धार्थ 1986 पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में लगाया गया है। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा सिद्धार्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिला डाटा। जो एक्चुअल में भारत का पहला है वो है TIF RAC। ठीक है, ये भारत का पहला है। एनिएक आया था आपका 1946 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, वर्ल्ड वाला आया था 1946 में, पहला कंप्यूटर। ठीक है, और इंडिया वाला TIF RAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये था, ये बन तो गया था 1950 में, लेकिन वर्किंग स्टार्ट हुई थी इसकी 1956 में। ये था भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है, तो सिद्धार्थ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, ना ही सिद्धार्थ के बारे में ऐसा कुछ है। क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में ये है, आप ध्यान रखना, टाटा कंपनी का। ठीक है जी, ये तो थे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैलकुलेटर ये कब आया था, ये कहाँ पे लगाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, और इन्होंने ये लगाया था 1955 के आसपास। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो ये HEC था, फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पे आधारित था? टेबुलेटिंग मशीन पे, यानी कि इसका काम क्या था, पर्पस क्या था? HEC का स्टैटिस्टिकल, जो आपके सांख्यिकी है डाटा, उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग करने का इसका काम था। तो ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम हो गया। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में परम हो तो परम है, 8000 10,000 ऐसा कुछ हो तो 8000 कब आया था ये पूछ ले तो 1991। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था या किस इंस्टीट्यूट ने, संस्था ने बनाया था? तो सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, दुनिया का पूछे तो क्रे 1 कब आया था? 1976 में, यूएसए में बना था। किसने बनाया था? क्रे कंपनी ने। ये थे सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो दुनिया का माना जाता है एनिएक को पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 में आया था। ठीक है, इंडिया का TIF RAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद ISI कोलकाता,
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भी 1955 के आसपास एक कंप्यूटर लगाया गया था, HEC, होलीरथ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर। ठीक है, ये किस पे आधारित था? टेबलेटिंग मशीन पे जो हर्मल होलीरथ ने बनाई थी। ठीक है, उस पर आधारित था और इसका उपयोग क्या था? स्टैटिस्टिकल जो डाटा है आपका उसको कंपाइल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्न कीबोर्ड जनरली कंटेन, ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड में आपकी की कितनी होती हैं? तो 104। वैसे 104 हैं, 107 भी होती है किसी किसी कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से, HSSC के हिसाब से 104 है। वैसे जनरली आप हर एक कीबोर्ड की नहीं बता सकते कीज़, क्योंकि हर कंपनी का अलग कीबोर्ड होता है, अलग नंबर ऑफ उसमें कीज़ होती हैं। ठीक है, नॉर्मल भी होते हैं, स्टैंडर्ड भी होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कीबोर्ड का नाम नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 104। ठीक है, ये तो टोटल की के बारे में पूछा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी हैं, भी कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी है? तो वो है 12। हो सकता है पूछ ले कि एरो की कितनी है? 4। ठीक है, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्टर, इनको मॉडिफायर की बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी चल रहा है। सबसे लंबी की स्पेस बार, एक ये क्वेश्चन भी चल रहा है। ठीक है, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है कैप्स लॉक। इसका उपयोग क्या होता है कि आप स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहे थे, कैप्स लॉक प्रेस किया तो क्या होगा? वो कैपिटल लेटर में टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा जा रहा है कि न्यूमेरिक पैड क्या है? ठीक है, तो न्यूमेरिक पैड क्या होता है? जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर इधर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 9, 8, 7 ऐसे करके। तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि तेज गति से नंबर्स को टाइप करने के लिए किसका उपयोग होगा? न्यूमेरिक पैड का। ठीक है, इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए एक की होती है नम लॉक की। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कुछ कीबोर्ड से जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? देखो 3 तरह के कंप्यूटर हैं वर्किंग के हिसाब से, डिजिटल, ठीक है, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, 3 तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है, इन पे काम करें। डिजिटल के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो बाइनरी या फिर डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करे। ठीक है, और हाइब्रिड कौन से होंगे? जो एनालॉग प्लस डिजिटल यानी कि दोनों पे काम करे। जैसे एनालॉग का उदाहरण है, जितने भी आपके मीटर हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये सारे क्या हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं। बाइनरी में जैसे कि आपका कैलकुलेटर है जो कि 101 पे काम करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये हमारे कैसे हैं? हाइब्रिड है, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल्स पे भी काम करते हैं और डिजिटल पे भी काम करते हैं। एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में एक आधा पूछा जाता है, एक तो यही आपका जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ये चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल्स वगैरह में जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं उनका भी एक एग्जांपल पूछा जा रहा है, वो भी कैसा है? हाइब्रिड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर है आपका ये। तो आपसे पूछा जाए कि भाई हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो सवाल में वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। ठीक है, जैसे अगर रिलेशनल के बारे में पूछ ले तो आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, डबल इक्वल, ये कंपैरिजन के लिए हो गया। ठीक है, ये आपके सारे इस तरह के दिए हों तो आपका आंसर होगा रिलेशनल है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो ये आपका कैसा है? कंडीशनल है। ठीक है, कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग होता है एक टाइप से दूसरी टाइप में बदलना। जैसे आपका कोई नंबर है इंटीजर 5,
उसको फ्लोट में बदलना, यानी कि उसको 5 से 5.0 में कन्वर्ट करना, या फिर इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना, ये होता है कास्टिंग। ठीक है, लॉजिकल एंड और नॉट, ठीक है, इनके सिंबल हो सकता है आपको ऐसे दे दे, एंड और नॉट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सिंबल दे के पूछ ले ये क्या है, तो ये लॉजिकल है। ठीक है, कास्टिंग एक टाइप से दूसरी टाइप में बदलना, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, जो कंपैरिजन वगैरह के हैं वो सारे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है आपका कंडीशनल। ठीक है, ये देख लेते हैं कि काम कैसे करता है, क्योंकि एग्जाम्पल से आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया b, इसके अंदर वैल्यू है 20। ठीक है, अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करता हूं c के लिए, और यहां पे मैंने लिखा कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर a b से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो 0 या फिर 1। देखिए, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, जो ये वाला है, ये मैंने यही यूज किया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पहले एक कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कंडीशनल बोल रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन चेक करेगा ये वाली। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट होगा ये। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो रिजल्ट होगा ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, a कितना है 10, b कितना है 20, a है 10, b है 20। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात रॉन्ग है। तो रिजल्ट क्या रहेगा 1। यानी कि अब जब हम प्रिंट करेंगे किसको, c को, तो हमारा प्रिंट क्या होगा 1। स्टोर क्या हुआ, या तो 0 या 1 c के अंदर। ठीक है, किसके आधार पर, इस कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर। साथ के साथ एक नाम और यूज कर लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आप इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीपीयू पॉइंट्स टू द नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस किस रजिस्टर में होता है, तो वो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर में। देखिए, सीपीयू है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके अंदर 2 यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, अब जो ये आपकी कैलकुलेशन वाली यूनिट है, जिस भी डाटा पे इसको कैलकुलेशन करने है, स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए। ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल रजिस्टर होते हैं सीपीयू के पास। ये सारे वो रजिस्टर हैं, जैसे कि IR, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या होल्ड करता है, जो भी आपकी कमांड है, यानी कि अब कोई काम ये सीपीयू कर रहा है, तो जिस कमांड पे काम कर रहा है, हम ये बोलते हैं ना कि भाई हम कंप्यूटर से काम लेते हैं। कैसे काम लेते हैं कि हम उसको कुछ कमांड देते हैं, वो हमारा काम करके देता है। तो वो कमांड कहाँ स्टोर होती है, इसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर क्या ध्यान रखता है कि अभी जो कमांड है वो तो ठीक है, यहाँ पे है, पर इससे अगली कमांड अभी क्या होने वाली है, उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये डाटा स्टोर करने के लिए, जिस डाटा पे ऑपरेशन वगैरह होने हैं। एक्यूमुलेटर का काम होता है कैलकुलेशन का। ठीक है, और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, ACC ऐसा शॉर्टकट भी दे देते हैं कई बार। ठीक है, A से भी डिनोट कर देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। यानी कि कैलकुलेशन होके स्टोर किस में होनी होती है, A रजिस्टर में होती है, और इससे फिर हम बाकी मेमोरी में हमारी ले आते हैं वो रिजल्ट को। ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर किसके हैं, सीपीयू के। और रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी है, एक जगह है जहां पे डाटा सीपीयू स्टोर करके रखता है। जैसे हमारा दिमाग है वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, पर सीपीयू के अंदर स्टोर कहां पे होगा डाटा, इन रजिस्टर्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट इतनी लंबी दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल फुल फॉर्म पूछी एचटीटीपी की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP की बजाय आपसे पूछ ले अब की बार FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपसे पूछ ले POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आपसे पूछ ले SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपसे पूछ ले IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये कुछ फुल फॉर्म है। आपसे पूछ ले IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये फुल फॉर्म्स हैं, आप ध्यान रखना, जैसे ये पूछी गई ऐसे हो सकता है ये फुल फॉर्म भी आगे पूछ ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्च इंजन, ये पूछा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए, गूगल सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, याहू भी एक अच्छा सर्च इंजन है जो पहले यूज होता था लेकिन अब गूगल ने टेक ओवर कर लिया, गूगल सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा है। ठीक है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब बच गया आपका क्रोम। क्रोम क्या है? ये आपका एक इंटरनेट ब्राउजर है, यानी ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर है जिस पे ये सारे सर्च इंजन खोले जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से ही इन सर्च इंजन्स को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल, आपसे 4 लैंग्वेज के नाम दिए हैं, ये पूछा है कि इनमें से कौन सी हाई लेवल नहीं है। ठीक है, तो कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये है, बिल्कुल है। ठीक है, पास्कल ये हाई लेवल है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और तो और इसे बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है, ऐसा पूछ सकते हैं। बिजनेस लैंग्वेज आपकी कोबोल होगी। फोर्ट्रान को साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, तो फोर्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो तो है असेंबली, यानी असेंबली को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? लो लेवल लैंग्वेज बोला जा रहा है। लैंग्वेज के टाइप पे पूछा जा सकता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितने टाइप की है, लो लेवल और हाई। ठीक है, लो में आपकी 2 आती हैं, एक मशीन और एक असेंबली, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सी है? मशीन, उसके बाद कौन सी आई? असेंबली, और उसके बाद फिर अब कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। असेंबली को सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सी सांकेतिक भाषा है, तो सांकेतिक भाषा भी पूछे तो असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट प्रोसेस, बाहरी। ठीक है, एक्स्ट्रा इज कॉल्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। देखिए, अभी ये क्या कह रहा है कि जैसे एक इंटीजर है मान लो, ठीक है 10, और एक है, अब इस इंटीजर को बदलना है किसी और में, फ्लोट में बदलना है। जैसे फ्लोट में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 में 0 और अटैच हो जाएगी। ठीक है, यानी टाइप कन्वर्ट हो गया। अब ये जरूरत किस लिए है? जब हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं, मान लो कि आपने A 10 ले लिया और B 20.5 25.5, अब इनको ऐड करें। ठीक है, इनको ऐड करेंगे जैसे A प्लस B, तो उस टाइम पे दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, तभी ऑपरेशन होगा। तो अब सेम टाइप के आपने तो लिए नहीं, आपने ये तो इंटीजर ले लिया, ये आपने फ्लोट ले लिया, तो कैसे होगा इनके बीच में? तो उस टाइम पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके भी 2 तरीके हैं, एक क्या होता है कि कंपाइलर अपने आप कर देता है, ठीक है, और एक होता है कि हम उसको बदलते हैं, यानी कि हम कौन? प्रोग्रामर। तो अगर कंपाइलर अपने आप बदल दे तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट। और अगर हम बदलें जानबूझकर तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब ये होते कब हैं भाई? इम्प्लिसिट कब होता है, एक्सप्लिसिट कब होता है? इम्प्लिसिट जब होता है जब कोई वैल्यू लॉस होने की संभावना ना हो, यानी कंपाइलर को लगे कि अब मैं जब इस टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो कोई वैल्यू का लॉस नहीं होगा, कोई डाटा आपका लूज नहीं होगा, कन्वर्ट में कोई नुकसान नहीं होगा आपका, उस केस में वो अपने आप बदल देगा। पर जब ये हो, जब एक ऐसी परिस्थिति हो कि भाई आपका नुकसान हो सकता है, नुकसान कैसे हो सकता है? आपने 10 से फ्लोट में बदला तो एक्स्ट्रा 0 ही अटैच हुई है, इजीली कन्वर्ट हो गया बिना किसी लॉस के। पर अब अगर ये कुछ ऐसा होता आपका, मान लो 10.5 होता,
अब इसको इंटीजर में बदलते तो ये पीछे का हमें छोड़ना पड़ता, यानी ये क्या बनता 10, तो ये पीछे का लॉस होगा। इस केस में कंपाइलर इसको अपने आप नहीं बदलेगा, ठीक है, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर अपने आप नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कन्वर्ट करेगा तो उसको 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो उस केस में वो एक वार्निंग देगा, या तो वार्निंग दे के बदल देगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं बदलेगा। उस केस में हमें एक्सप्लिसिट यानी हमें बदलना पड़ेगा, प्रोग्रामर को बदलना पड़ेगा। इस मेथड को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग, ठीक है। एक टाइप से दूसरी टाइप में बदलने को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। एक्सप्लिसिट वर्ड आया है इसलिए ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक तो क्या होता है? इम्प्लिसिट। ऑटोमेटिक की बात करें तो इम्प्लिसिट। डाटा ओवरलोडिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आपसे पूछ ले तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि कुछ विशेष अपवाद, जैसे कि प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा अपवाद होता है कंप्यूटर में डिवाइड बाय ज़ीरो, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो आ गया तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, कंप्यूटर आपका क्रैश भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय ज़ीरो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, जिस पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह की एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो उनको हैंडल करना यानी इस तरह के अपवाद को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की बात थी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। मोडेम इज ए सॉफ्टवेयर, नहीं जी, हार्डवेयर भी होता है, ठीक है। मोडेम हेल्प इन स्टेबलाइजिंग वोल्टेज, वो स्टेबलाइजर का काम होता है, मोडेम का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मोडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल में, मोडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब वापस, यानी कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को बदलने का काम किसका है? मोडेम का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मोडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एनालॉग से डिजिटल, डीमॉड्यूलेशन डिजिटल से एनालॉग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस। देखिए 4 ये एड्रेस दिए हैं, कुछ आपसे पूछा है कि इनमें से सही आईपी एड्रेस कौन सा है। तो सही आईपी एड्रेस कौन सा है? ये वाला आईपी एड्रेस इंटरनेट पे आपकी मशीन का एक लॉजिकल एड्रेस। एड्रेस आपके 2 तरह के हैं, कौन से? एक लॉजिकल और एक मशीन। मशीन जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, लॉजिकल जो आपका वर्चुअल एड्रेस है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब जो लॉजिकल है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आईपी एड्रेस से, ठीक है। आईपी के भी 2 वर्जन हैं, IPv4 IPv6। IPv4 का साइज कितना है? 32 बिट, और IPv6 का कितना है? 128 बिट। अब इनमें जो ये पूछा गया है कौन सा है? ये IPv4। ये देखिए ये कौन सा है? IPv4 टाइप है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये ऑक्टेट है 4 ऑक्टेट, यानी 8-8 के ग्रुप। जैसे ये 8 बिट का ग्रुप है, ये 8 बिट का ग्रुप है, ये 8 बिट का, और ये 8 बिट का ग्रुप है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में आईपी एड्रेस इसमें से, बाकी तो ऐसे ही हैं सारे, कोई आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस की पहचान क्या है कि पहले कोई 8 बिट का डेसिमल नंबर होगा, यानी बाइनरी नंबर से डेसिमल बना होगा। अब वैलिड की बात आ रही है ना, तो आप एक चीज और ध्यान देना कि हो सकता है आपसे पूछ ले ये क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 बिट से ये नंबर नहीं बना सकते। 8 बिट से हम 255 ही बना सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो ठीक है, इसने टोटल ही रॉन्ग दे दिए, बाकी सारे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, पर हो सकता है मिलते जुलते दे देता, सारे इस टाइप के दे देता। तो उस केस में आपको देखना है कि 8-8 बिट के अगर ग्रुप बनाए तो क्या उन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो नंबर बन जाएंगे? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर सीधा सीधा आप ये याद रख सकते हो कि वो 255 या 255 से कम होने चाहिए, ठीक है। चारों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किस लिए उपयोग होते हैं? ईमेल रिसीव करने के लिए, ठीक है, सर्वर से ईमेल रिसीव करने के लिए।
कौन सा ऑप्शन है इसमें? किसी को ईमेल, वन हैज टू कनेक्टेड द सर्वर टू रीड और राइट वंस ईमेल, कनेक्ट हैज टू कनेक्टेड टू सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ठीक है, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूट, ये पूछ रहा है कि किसी एक इंस्टीट्यूट या संस्था में अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा होता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके लिए कई तरीके से पूछा जा सकता है। किसी संस्था का अपना नेटवर्क, किसी संस्था में के एक छोटे से एरिया में नेटवर्क, 100 मीटर के आसपास का नेटवर्क, किसी घर में नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह कई सवाल बनते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के, ये चीज ध्यान रखना। और जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें भी दो टाइप से पूछते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायरलेस में इसको बोल देते हैं WLAN भी, वायरलेस लैन। ये भी किसी HSSC में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे वायर्ड पूछे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ईथरनेट लैन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ईथरनेट लैन। ईथरनेट केबल का नाम होता है जो उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द बिलियन कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी यूनिट बिलियन कैरेक्टर्स दिखाती है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है आपका 1K। ठीक है, ये क्या है आपका 1K, 3 जीरो और जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 1 मिलियन। ठीक है, अगर इसके साथ 3 जीरो और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बिलियन। यहाँ पे बिलियन पूछा हुआ है। ठीक है, 1 बिलियन। अगर इसमें 3 जीरो और जोड़ दें, ठीक है, पीछे 3 जीरो और जोड़ दें, 2 3। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 1 ट्रिलियन। तो अब आपसे चाहे मिलियन पूछे, ट्रिलियन पूछे, बिलियन पूछे या 1K पूछे, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगी। अब यहाँ पे क्या पूछा है बिलियन, तो जीरो कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी होंगी 9। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1 बिलियन किसके बराबर है 10 की पावर 9 के। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कैरेक्टर्स। देखिए, एक कैरेक्टर बराबर होता है 1 बाइट के, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 बाइट में 1 कैरेक्टर होता है, या 1 कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, यानी दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे 1 बिलियन बाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 बिलियन बाइट्स यानी कि 10 की पावर 9 बाइट्स। लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स। ठीक है, तो अब इससे कंपैरिजन करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे 10 की पावर 3 लगभग किसके बराबर होता है 2 की पावर 10 के बराबर। ठीक है, जिसे हम K बोल देते हैं 1K। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर 6 लगभग किसके बराबर होगा 2 की पावर 20, जिसे हम क्या बोल देते हैं M। ठीक है, 10 की पावर 9 किसके बराबर होगा लगभग 2 की पावर 30, जिसको क्या बोलेंगे G, गीगा। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9 के लिए हमें निकालना था, तो यहाँ पे क्या आया हमारा G के बराबर है, तो आंसर क्या हुआ गीगाबाइट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बिलियन की बजाय ट्रिलियन होता तो आगे चले जाते। 10 की पावर 12 किसके बराबर है लगभग 2 की पावर 40, यानी ये इसको क्या बोलेंगे T, किलो, मेगा, गीगा, फिर टेरा। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा टेरा। ठीक है, ये यूनिट के बारे में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, C++ प्रोग्राम में मेंबर ऑफ द क्लास आर बाय डिफॉल्ट। ये पूछा है कि बाय डिफॉल्ट अपने आप स्वतः है वो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। देखिए ज़्यादा विस्तार से कि पब्लिक प्रोटेक्टेड ये क्या चीज़ें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं एक संक्षेप में कि ये है क्या चीज़। ठीक है, जैसे C++ की बात हो रही है तो C++ में एक मान लो कोई क्लास है ABC। ठीक है, और ABC क्लास में कुछ डाटा है, जैसे कि मैं अगर किसी स्टूडेंट का रेफरेंस लूँ तो मान लो उसका हो गया जैसे कि रोल नंबर। ठीक है, या फिर मैं
एक रोल नंबर हो गया, एक और ले लेते हैं, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम, ये हो गया उसका रोल नंबर, ये हो गया नेम, ये हो गई क्लास, ठीक है। एक क्लास है कोई हमने बनाई है, उसमें हमने दो चीजें ली हैं, तो ये इस क्लास के क्या हैं, मेंबर हैं, ठीक है। और जो ये ब्रैकेट्स हैं, जो ये पेरेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स आपकी करली हैं, ये है इसका स्कोप। स्कोप का मतलब अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिर्फ इसी के अंदर उपलब्ध रहेंगे या बाहर भी। बाहर कैसे, जैसे हो सकता है कि हम एक और क्लास ले लें XYZ, ठीक है, क्या ये चीजें यहां भी अवेलेबल होंगी, उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। अब ये स्कोप कैसे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, यानी कि अगर ये है पब्लिक, पब्लिक होगा तो क्या होगा, ये बाहर इसमें भी अवेलेबल होगा, यानी ये क्लास भी इनको यूज कर सकती है, ठीक है। अगर होगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होगा तो इनको वही क्लास यूज कर सकती है जो इस क्लास की हेल्प से बनी हो। अब ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, बिल्कुल अलग है, तो ये इसको यूज नहीं कर सकती। ये इसको तभी यूज कर पाएगी जब ये इससे इनहेरिट होकर बनी होगी। इनहेरिट मतलब इस क्लास की हेल्प से इसको बनाया गया होगा तब, ठीक है, तब ये प्रोटेक्टेड में यहां आ पाएगी। अगर ये प्रोटेक्टेड है तो, ठीक है। प्राइवेट है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये प्राइवेट है तो इसका मतलब क्या है कि ये इन करली, ये जो आपकी करली ब्रैकेट्स हैं, ये इनके अलावा, इनसे बाहर ये कहीं भी उपयोग नहीं हो सकते, ना ही ये दिखेंगे, मतलब ये बाहर हैं ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ये यहीं पे उपयोग हो सकते हैं। तो अब ये पूछा है कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि एक तो हम इनके आगे लिख दें कि भाई ये पब्लिक है, ठीक है, इसके आगे लिख दे जैसे पब्लिक और इंटीजर मान लो हमने ले लिया रोल नंबर। अब इसके आगे लिख दिया कि भाई ये कैसा है, पब्लिक, यानी हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि ये है प्रोटेक्टेड, ठीक है, इंट रोल नंबर। प्रोटेक्टेड मतलब कि जो इस क्लास से दूसरी क्लास बनेगी वो इसको उपयोग कर सकती है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइवेट, तो क्या होगा, ये सिर्फ यहीं पे अवेलेबल होगा। तो सवाल जो है वो ये है कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो ही ना ही आप पब्लिक लिखो, ना ही प्रोटेक्टेड, ना प्राइवेट, तो उस केस में हम इन्हें क्या मानेंगे, तो उस केस में हम इन्हें मानेंगे प्राइवेट, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा सकता है, आपके HSSC में भी पूछा गया है, एस्टेट में भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट यानी हम कुछ ना लिखें तो वो कैसे होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे HSSC के। थैंक यू।